प्रारूप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अवनीश पी शर्मा जी। आप जानते हैं इनको। अवनीश सर, स्वागत, नमस्कार। संदीप जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और प्रारूप के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अवनीश सर, अक्सर आप गेस्ट्स के साथ अपनी बातचीत करते हैं और आपके विचार हमें कम मतलब पता तो चलता है, पर मुझे पता है कि आपके अपने स्वयं के विचार भी कितने इम्पोर्टेंट है, कितने जरूरी हैं। तो इसीलिए आपको आज यहाँ पे आमंत्रित करता हूं मैं कि एक महत्वपूर्ण विषय है। चुनाव का पहला फेज हो चुका है, इलेक्शन 2024। सेकेंड फेज परसों है और आज उसके सारे चुनाव प्रचार थम जाएंगे। और मेरा अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदास जी से बात हो रही थी कि उन्होंने पूरा पंजाब, जालंधर, वेस्टर्न यूपी आए फर्स्ट फेज में। उनको कहीं भी कोई प्रचार सामग्री नहीं दिखी सड़कों पर, जैसे चुनाव में पहले दिखती थी। होर्डिंग नहीं, बोर्डिंग नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई पैम्फलेट नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसा ही मेरा अनुभव रहा। मैं भी लखनऊ से लेकर पूरब की तरफ मैंने ट्रेवल किया, गोरखपुर और आगे, और मुझे भी कुछ नहीं दिखा। तो ये विपक्ष कहाँ है सर, अवनी सर? ये चलिए, मेन पार्टी तो अपना जो कर रही है सो कर ही रही है। विपक्ष क्यों नहीं दिख रहा है लड़ता हुआ चुनाव? जी, ये बड़ा अच्छा एंगल आपने लिया और इसमें जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट फेज में जो कम पोलिंग की एक बात आई थी, और बात नहीं भाई, 4 से 6% के लगभग मतदान कम हुआ है कुछ प्रदेशों में, उसका भी एक जवाब मिल जाएगा। और वो भी तब जब अब 13 राज्यों की करीब 89 लोकसभा सीटें हैं जो सेकेंड फेज में है संदीप जी, और जिनका चुनाव प्रचार बंद नहीं हो जाएगा, बंद हो चुका है। कल शाम को 26 तारीख को वहां पर वोट पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए विपक्ष कहां दिख रहा है और क्यों नहीं दिख रहा है, यही सबसे पहला जवाब है कि मतदान का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम क्यों हुआ है उत्तर भारत में। क्यों? विपक्ष, आपने भी कहा कि आप तमाम जगहों पर गए, आपको विपक्ष कहीं पर दिखाई नहीं दिया। मैं भी, आपको पता है, मैं प्रयागराज और इन इलाकों से अभी अभी लौटा हूं, कहीं कोई इतना शांति, इतनी शांति की इतना तो कारपोरेटर के इलेक्शन में नहीं होता। अब वजह क्या है कि विपक्ष क्यों नहीं मैदान में है? कुछ सच्चाइयां देख लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से शुरू कर देता हूं। बात उत्तर प्रदेश से इसलिए शुरू करना वाजिब होता है कि साहब 25 करोड़ आबादी वाला, 80 सीटों वाला, है ना, प्रदेश है। तो यहाँ की बात अगर उदाहरण के रूप में बतिया ली जाए तो इसका जो है पैन इंडिया मामला क्लियर हो जाता है काफी हद तक। देखिए, ऐसा है कि क्षेत्रीय दल और खास तौर से पारिवारिक दल जो कि राजनीति में राजनीति करने नहीं बल्कि केवल और केवल अपनी दुकानदारी, अपना व्यापार, अपने बिजनेस की तरह से चलाते हैं। मैं कह रहा हूं सपा, बसपा, आरजेडी उठा लीजिए, इस तरह की और पार्टियां उठा लीजिए। जब सत्ता से 2 टर्म बाहर रहती है ना साहब, तो जेब हो जाती है खाली। और जेब किसकी खाली हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी के परिवार में पैसे नहीं है। लेकिन साहब, रखा हुआ धन जो है ना, वो बाजार में कितने दिन चलता है ये सब लोग जानते हैं। भारत का मध्यम वर्ग तो जानता ही जानता है। बड़ी बात ये होती है कि अपने लोगों को खान खिलाने वाले, कमवाने वाले उस जमात के पास 2 टर्म की सत्ता के पास पैसे नहीं रह जाते। कांग्रेस तो कम से कम इस मामले में मुझे ठीक लगी कि वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, इन लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता में रहते हुए लोग भ्रष्टाचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी का अपना काडर है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो और दल हैं उनके पास अपना एक नेटवर्क है, वो काडर है, वो हर समय सक्रिय रहता है जमीन पर। यहाँ विपक्ष इस वजह से नहीं दिख रहा है कि वो खुद अपने संसाधन खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी। तो ये वजह है कि न तो विपक्ष के नेताओं में कोई ऊर्जा है, कोई जोश दिखाई दे रहा है, न ही उनके कार्यकर्ताओं में अब वो बची रह गई है। उनके पास अब वो संसाधन भी
नहीं है, क्योंकि उनको ठेका टेंडर और इस तरीके से अखिलेश भैया कमवा नहीं पा रहे हैं। उधर जो है इस मामले में आपको तेजस्वी जी थोड़ा सा बहुत सक्रिय बिहार में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि बड़ी स्मार्टली कुछ 1 डेढ़ 2 साल उन्होंने जो है बीच में नीतीश कुमार के साथ सरकार चला ली, और सरकार में रहने का मतलब है इन जैसी पार्टियों के लिए केवल और केवल माल कमाना, पैसा कमाना। तो एक तो ये वजह है। दूसरा वजह, सबसे बड़ी, इससे बड़ी वजह, मैं ये कहता हूं कि नेता तो ऐसा नहीं है कि हर पार्टी जब भी चुनाव मैदान में उतरी है, चुनाव प्रचार उसने किया है, तो उसको लगातार जीत ही मिली है। भाई हार हार भी मिली है, उसके बाद भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े गए हैं इस देश में, और लड़े जाते हैं। चुनाव का मतलब ही यही होता है। तो एक तरफ तो नेता नहीं उतर रहे मैदान में, दूसरी तरफ संदीप जी चक्कर क्या है कि नेता क्यों नहीं उतर रहे। मैंने संसाधनों की बात कह दी ना आपसे, लेकिन वोटर के एंड पर उनको पता है, उनको भी ये पता है कि अगर हम जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो जनता भी ये जानती है कि आएगा ही मोदी। और जनता जानती नहीं है, वो जनता लेके चली आ रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो इनका जातीय समीकरण होता था, जिसको ये अपना वोट बैंक समझते थे, वो वोट बैंक में से बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के लाभार्थी वोट बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। और एक चीज जानिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो या नेता वादे करते हैं, वादे पर चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी की चुनाव लड़ने की शैली जरा उलट है। नरेंद्र मोदी काम करने के बाद उसका रिजल्ट देकर, उस रिजल्ट के आधार पर अब चुनाव लड़ना है 2024 का। 2 बार उन्होंने लोगों को रिजल्ट दिया है, यानी काम कर दिया है। गांव में 10 परिवारों को घर मिल चुका है, उज्ज्वला मिल चुकी है। 2-3 परिवार इस आशा में अब 24 में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं कि हमको भी मिलेगा। तो एक नेता ऐसा है, एक पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार परफॉर्म करने के बाद जनता से वोट मांग रही है, यानी मोदी की गारंटी यहीं से निकलती है। और दूसरी तरफ आप जब सरकार में रहे तो आपने कुछ नहीं किया, आप विपक्ष में आए हैं तो आप लॉलीपॉप सुनाकर, आप ये बताइए ना, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 72,000 देने को कहा था ना, क्या आप कांग्रेस की 19 में परफॉर्मेंस देख के ये नहीं कह सकते कि उस 72,000 के वादे पर प्रति बूथ 72 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिले। अब ये 1 लाख टकाटक लेके आए हैं, 30,000 बढ़ा दिया इन्होंने। तो आखिर क्या वजह है? अरे भाई, जैसे ही आप कहते हैं कि हम फटाफट गरीबी हटा देंगे, कहते हैं लोग कि आपकी दादी जो है वो तो 30 साल गरीबी हटाती रही साहब। यानी 65 साल आप सत्ता में रहे और अचानक 10 सालों में सब कुछ हो गया। तो केवल और केवल बात यह है कि विपक्ष के मतदाताओं में उदासीनता है, पहली चीज। खुद नेताओं की कमर टूटी हुई है, उनको भी पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, इसलिए उनका जो मतदाता है वो कह रहा है कि भैया बड़ी गर्मी है, हमको घर में ही बैठने दो। मोदी जी आ जाएंगे, ठीक है, हमको बड़ा नफरत है मोदी जी से, हम तुम्हारे बड़े कमिटेड वोटर है, मैं खासतौर से मजहबी लोगों को कह रहा हूं, उनके वोट परसेंटेज कम हुए हैं। तो विपक्ष का वोटर घर बैठ रहा है, इसी यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। और मैं आज ही कह रहा हूं, आज 24 तारीख है, 26 तारीख का जो सेकंड फेज आएगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें यूपी की भी 7 सीटें हैं, वहां भी आपको मतदान उत्तर भारत में कम दिखाई देगा। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, उसके बाद मैं रुकूंगा। लोग कह रहे हैं कि साहब कम मतदान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। आप जरा बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहूंगा, दर्शक इस बात पर ध्यान दें कि नरेंद्र मोदी जी ने जब हाउस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले 370 सीटें चाहिए और एनडीए को 400 प्लस सीटें चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने क्या कहना शुरू किया कि अरे साहब ये सीटें आप लाएंगे कहां से, क्योंकि मैक्सिमम जहां आपका विस्तार है उत्तर भारत में, वहां से आप सीटें मैक्सिमम लेके आ चुके हैं, तो ये टॉपअप कहां से आएगा कि 370 और 400 पार चले जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले चरण का उदाहरण दे रहा हूं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ? त्रिपुरा में। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वोटिंग कहां हुई? वेस्ट बंगाल में। फिर ज्यादा वोटिंग कहां हुई? तमिलनाडु में, आंध्रा में। जो 4 से 6% वोटिंग कम हुआ है वो कहां हुआ है? वो हुआ बिहार में, वो हुआ उत्तर प्रदेश में, वो हुआ राजस्थान में। यानी कि 370 लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में, जिन इलाकों में विस्तार करना है अपना, वहां
ज्यादा वोट आई। तो अब पॉलिटिकल पंडित ये बता दें कि उनका ये तर्क ठीक है कि उनका वो तर्क ठीक है। इसका मतलब है कि 370 की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, 400 पार की तरफ नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। ये साफ तौर पर उन्हीं का तर्क उन्हीं पर अप्लाई करके देख लीजिए जी। सर आपने बात की कि दक्षिण की तरफ जो है थोड़े से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तमिलनाडु की कुछ सीट पे तो 10-10% वोट परसेंटेज बढ़ा है बस तमिलनाडु इसी में। बात को कह इसका रहा हूँ। मतलब है कि हाँ। ये कौन लोग हैं? और राजस्थान में कम हुआ है, ऑफ कोर्स राजस्थान में सबसे कम हुआ है। उत्तर प्रदेश मोटा मोटी बराबर था, पिछली बार 66% था, इस बार 65% है। खैर, लेट्स आपने एक बात और कही सर कि मोदी जी आएंगे, यह विपक्ष मानकर बैठा है, यह भारतीय जनमानस मानकर बैठा है। ठीक है। और वादों पर चुनाव नहीं हो रहे, कर्म पर चुनाव हो रहा है कि ये कर दिया गया है। शब्दों पर चुनाव नहीं हो रहे, कर्म पर चुनाव हो रहा है। तो छोटा सा सवाल कि क्या मोदी जी ने, जैसे अक्सर क्या होता था, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे इंजीनियरिंग में या उससे पहले भी, तो कोई पता चला कि पेपर देने गए हैं, ऐसा मजाक अक्सर होता है, कई बार सपने में आता है ये सब कि पेपर देने गए, पता चला सब्जेक्ट ही कोई और था। तो विपक्ष जिस सब सिलेबस सब्जेक्ट की तैयारी है, जिस सिलेबस की पढ़ाई पिछले 60 साल से कर रहा था कि वादे पर करना है, डिलीवरी पर कोई बात नहीं करनी, काम नहीं करना, वादे पर करना है, मोदी जी ने वो पूरा पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया क्या? इसलिए इनको आयमा हो गया कि पता ही नहीं कि लिखना क्या है पेपर में। ये चुनाव, ये कर्म वाला चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसका आता ही पता नहीं है। इसीलिए लीडर भी नहीं दिख रहा है सड़क पर, इसलिए लीडर नहीं दिख रहा तो उसका वोटर भी नहीं दिख रहा, उसका कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहा। ऐसा है क्या नहीं सर? बहुत महत्वपूर्ण एंगल आपने उठाया संदीप जी। मुझे गालिब चाचा का एक शेर याद आ रहा है, तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते न अगर जाते एतबार होता, एतबार होता। है ना? जी। कांग्रेस 65 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। शायद यह देश का पहला ऐसा चुनाव होगा आजादी के इतने सालों बाद जब पार्टी के मैनिफेस्टो पर बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं बिल्कुल। मैनिफेस्टो पर बात। और कांग्रेस अपने ही मैनिफेस्टो पर घिर गई है, क्योंकि मैनिफेस्टो तो ये लोग झूठ का पुलिंदा, लॉलीपॉप का एक गठरी उछाल दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ 2024 में ही उसका मैनिफेस्टो महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर लिखा था ना, कितने सालों से लिखते आई थी? 370 लिखती थी ना, कितने सालों से लिख के आई थी? मैनिफेस्टो का काम कर दिया, कुछ बचे हैं उसके लिए तीसरे टर्म के सामने खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जी जी सर सीए भी लिखा था, और पिछला मैनिफेस्टो उठाएंगे 19 का तो 70% काम जो है कर किए जा चुके हैं। और अब जब प्रधानमंत्री ने संसाधनों वाला वो जो करारा तमाचा मारा है कांग्रेस पर, तो ये भी कांग्रेस ने उनको मौका दिया है अपने मैनिफेस्टो में लिख के। और 2006 में मनमोहन सिंह ने खुद इस चीज को रेखांकित कर दिया था। और वो भी कब रेखांकित किया था? नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक में रेखांकित किया था, वो कोई पब्लिक रैली नहीं थी संदीप जी। तो निश्चित रूप से 65 साल जो पार्टियां सत्ता में रही, उन्होंने एक झूठ के बाद लगातार झूठ बोले, जनता के सरोकारों से उनका कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने सिर्फ 2 टर्म अभी बिताए हैं, एक पार्टी जिसकी केवल सत्ता 2 टर्म रही है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं कि भाई 10 साल हो गए किसी को प्रधानमंत्री बने और मैं कह रहा हूं केवल 2 टर्म। अरे साहब बिल्कुल। और 2 टर्म के काम के आधार पर वो व्यक्ति वोट मांग रहा है, और काम कर चुके हैं तब वोट मांग रहे हो। लोगों ने काम होते हुए देखा है। यही वजह है कि जातीय आपने एक चीज और कही थी, वो उसको मैं भूल रहा था। सुनिए, आपने कहा ना कि सिलेबस ही बदल दिया मोदी ने। हाँ बदल दिया ना। जिस रामप्रीत को अपने जातिगत वोट बैंक का गुलाम समझ के रखी थी विपक्ष की पार्टियां, वो तो लाभार्थी में कन्वर्ट हो गया है। अब उसका नाम हो गया है रामप्रीत लाभार्थी जी, रामप्रीत उज्ज्वला योजना के सुविधा भोगी जी, रामप्रीत मकान के स्वामी जी, रामप्रीत किसान के रूप में किसान सम्मान निधि पाने वाले जी, रामप्रीत
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पाने वाले जी, रामप्रीत अनाज पाने वाले जी, यानी कि रामप्रीत जी अब किसी क्षेत्रीय पार्टी के जातिगत गुलाम नहीं है, वोट बैंक नहीं है, वो मोदी के लाभार्थी जी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोगों ने कहा कि ये कुछ मतदान, एक चीज और है, हम ही ने अभी कहा, मैं अपनी ही बात को काट रहा हूं, लेकिन इसको समग्र दृष्टि से जरा समझना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि जो थोड़ा बहुत वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है उत्तर भारत में, वो विपक्ष का वोटर है, नहीं निकल रहा है। उसी के साथ एक चीज और भी है, जो विपक्ष की तरफ वोट पड़ते हुए लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कम हो रहा है, दरअसल वो रामप्रीत जो है मतदाता की लाइन में लगा हुआ है, वो वोटर है मोदी का। उसको अखिलेश यादव अपना वोटर समझ रहे होंगे, नहीं, वो कन्वर्ट हो चुका है, उसका नाम रामप्रीत रह गया है, वो वोटर लाभार्थी के रूप में नरेंद्र मोदी का हो चुका है। इसलिए आने वाले परिणाम इतने भयंकर रूप से चौंकाने वाले हैं। और एक चीज बताएं, हम लोग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। अखिलेश यादव और विपक्ष के नेताओं को बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या हो गया है। पहले ही फेज का इलेक्शन हुआ है ना, अभी सेकेंड फेज में भी एक भी ऐसा कैंडिडेट आप चलिए, लोग कहते हैं साहब कितनी सीटें आएंगी, हम ये कह रहे हैं विपक्ष को कि उत्तर प्रदेश की इन 6 सीटें जो अभी 8 सीटें जो ये सेकंड फेज में है, उसमें से कौन सी सीट आप दे रहे हैं, ऐसे जोड़ लीजिए जरा रिवर्स। हम लोग इंजीनियरिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे ना, किसी चीज को समझने के लिए, भाई किसी मशीन को अगर समझना है तो उसको खोलना शुरू कर दो, खोलते 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 उसके अंत में पहुंच जाओ, फिर भागना शुरू करो। दिस इज व्हाट द रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वादों पर अब चुनाव नहीं लड़े जा रहे। 65 साल जिस वादों पर ये देश चुनाव लड़ता आया, वोट देता आया, उस सिलेबस को पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने काम के आधार पर बदल दिया है। और नरेंद्र मोदी एक चीज कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड। भारतीय राजनीति में किसी सरकार, आने वाली सरकार ने कभी किसी रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं की थी। ये बादशाह होते थे साहब, जिस तरफ चल पड़े जनता खड़ी हो जाती थी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधान सेवक का टर्म दिया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो लगातार ये कहते हैं कि हम काम करेंगे, रिपोर्ट कार्ड आपके हवाले करेंगे, उसके बाद वोट मांगेंगे। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जब चुनाव लड़ने की स्टाइल पर बात आती है, क्षमता पर बात आती है, तो कहते हैं साहब 4.5 साल काम करूंगा, 6 महीना राजनीति करूंगा। और राजनीति भी कर रहे हैं। और कितना मस्त तरीके से एक प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में कन्वर्ट होते हैं। एक प्लास्टिक का फूल पटाख से यहाँ चपकाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हो गए। इतनी सलाहियत पैदा करिए और तब नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में, काम के मैदान में, वादे को पूरा करने के मैदान में हिम्मत और औकात हो, बिसात हो तो सामने आइए, वरना घटते 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 शून्य पर होते चले जाइए। सर, आपने प्रधानमंत्री की राजनीति की बात की कि 6 महीना राजनीति करूंगा, और अब अभी जो उनका जो लहजा, जो उनका फ्लेवर दिख रहा है, लगता है कि वो अपने इस चेहरे को, अपने इस हिस्से को बहुत मिस करते हैं। और जैसे ही पूर्ण राजनीति में आते हैं, जैसे ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री पद की अपनी बहुत सारी गरिमा मर्यादाएं और प्रोटोकॉल्स और दुनिया भर की चीजें होती है, पर यहाँ आदमी एकदम जो है मिस करता है, जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना गांव है, ये मैं खेलूंगा, ये मेरी पिच है। तो ऐसा लगता है। एंड वी ऑल्सो एंजॉय है। उन्होंने फ्लेवर अपना दिखा ही दिया है, चुनाव थोड़ा गर्मा ही दिया है, लोगों की शिकायतें दूर कर दी, अरे बड़ा ठंडा चुनाव चल रहा है, नीरस चल रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे विपक्ष पर। सर, विपक्ष का जो नेतृत्व है, कौन कौन है? अखिलेश यादव है, तेजस्वी हैं, ये लोग सदैव विपक्ष में नहीं रहे, ये लोग सत्ता के आदी रहे, सत्ता भोगी रहे, सत्ता के राहुल गांधी, ये सब सर सदैव सत्ता में रहे। 2014 से पहले यहाँ तक 19 तक भी राहुल गांधी ने कभी ये नहीं माना कि मैं सत्ता का पार्ट नहीं हूँ। उनके पूरे इकोसिस्टम ने उनको ही माना कि हाँ भैया 19 में तो तुम ही आने वाले हो, ठीक है। 19 के बाद इन लोग को लगने लगा कि दिस इज समथिंग, जो आपने कहा कि बदलाव हो चुका है, तब शायद इनके समझ में आया। और ये सदैव सत्ता भोगी रहे, और ये अब सुविधा भोगी इतने हैं कि ये अब इनको जमीन पे उतर के संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश के पिताजी जो थे, अपनी तमाम खामियां कुकर्म के बावजूद धरती को वो जानते थे बहुत कायदे से, जनता को वो जानते थे, इसीलिए 17 में भी समझ गए थे और 19 में तो बिल्कुल समझ गए थे कि भैया
हे मोदी जी, आप ही बने प्रधानमंत्री। दैट मैन न्यू। मायावती जानती हैं। ये सब जितने लोग जमीन से उठे नेता है ना सर, ये नीतीश जानते हैं। जनता जीवन में इतने बड़े ऊंचे पद पे पहुंचे हैं नीचे से संघर्ष करते करते, तो इनके अपने फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। ये जो नई जनरेशन, नई पौध है, ये सुविधा भोगी है। ये बिना एसी के आपके उस पे भी नहीं चलती है, क्या कहते हैं, अ, रैलियां भी नहीं करती है। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ सर, विपक्ष का, मान लीजिए वोटर तैयार है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो तैयार है कि यार हमसे गर्मी में कुछ भी बुर्का पहना के कहीं हमसे बस वोट दिलवा लो, पर नेतृत्व रैली तो करे, जनसभा तो करे, नेतृत्व क्यों नहीं निकल रहा? वोटर तो चलिए नहीं निकल रहा, निराश है, वो संदीप विपक्ष जी, का नेतृत्व क्यों नहीं निकल रहा? मैं एक उसकी चीज और वजह सर, क्या वो मेरा अपना एक उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, शायद आज भी देना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया है, हरा कुर्ता पहन के आते हैं टीवी पे अक्सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। 2017 का चुनाव लड़ रहे थे मेरे अपने लखनऊ पूर्वी से, खूब पैसा खर्चा किया, बैनर पोस्टर झंडा ये वो, पूरा लग रहा था हाँ चुनाव का माहौल है। और एक आदमी जो नहीं निकला बहुत ज्यादा, उन्होंने प्रचार नहीं किया, आशुतोष टंडन गोपाल जी अब नहीं है, वो जीत गए। 2022 में अनुराग भदौरिया ने एक पैसा नहीं खर्चा किया, किया ही नहीं। जीतेंगे जीतेंगे, हारेंगे हारेंगे, देखा जाएगा, पैसा बचा लिया, फिर हार गया। तो 2017 से ज्यादा फायदेमंद चुनाव उनके लिए रहा 2022। पैसा मिला लेकिन पैसा बचा लिया, खर्चा नहीं किया। क्या विपक्ष का नेतृत्व, क्या अखिलेश यादव और अखिलेश यादव जैसे तमाम अन्य लोग अनुराग भदौरिया से ये सीख चुके हैं क्या? पैसा बचा लो, हारना है। मैंने शुरुआत में ही आपसे जी कहा कि जी पैसा ही बच रहा है, इसलिए कि चुन्नी यादव, अंटी यादव, बंटी यादव, इरफान अली ये ठेकेदारी में पैसा कमा नहीं पाए हैं, लगाएं क्यों? और दूसरे आपने बात की, अब पढ़ने आए थे मैथ और यहाँ चल रहा है सोशल साइंस, सिलेबस गया है बदल। और एक चीज आपने जो प्रधानमंत्री के जी के बारे में कहा कि वो ये 6 महीना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और इस समय तो उन्होंने जो टॉप गियर लगा दिया उसमें एंजॉय कर रहे हैं। कारण है 4.5 साल केवल काम करते हैं, राजनीति नहीं करते। जब वो सरकारी योजनाओं की घोषणा सिर्फ मुंह से नहीं करते, जब वो घर देते हैं तो अब्दुल को भी देते हैं, रामप्रीत को भी देते हैं। जब वो उज्ज्वला देते हैं तो वो फरजाना को भी देते हैं और कौशल्या बाई को भी देते हैं। और आपका मुझे याद है सर, मैं आप सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, उज्ज्वला आपने मुझे बताया था कि उन्होंने बलिया जाके दिया था, और आप भी थे उस बिल्कुल। और बलिया, रैली में। मैं बताऊं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव, असेंबली का चुनाव था, आने वाला था, अब ये था कि यूपी का इलेक्शन आने वाला है, और जब प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लॉन्च करने के लिए, ये किसी को सबको पता था कि वहां से वो उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग करेंगे, और बलिया में उन्होंने आयोजन रखा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस आयोजन में था कि नहीं, आप जानते हैं अपने सांस्कृतिक जो जिम्मेदारियां, उसकी वजह से मैं वहां पे था। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था, सारे लोग ये समझ रहे थे, खुद हम लोग भी ये समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए माहौल गरमाने के लिए प्रधान जी जो है वो डबल फायदा उठा रहे हैं, यहीं से उज्ज्वला बांटेंगे और यहीं से जो है उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल का शंखनाद कर देंगे। लेकिन हम सबका और लाखों लोगों का, और जितने भी ये बुद्धिखोर बैठे होते हैं नोएडा सेक्टर फिल्म सिटी में बैठ के टीवी चैनलों में भाषण देते हैं, इनके होश उड़ गए जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, बलिया पूरे देश का अकेला ऐसा जिला है जहां आबादी के मुकाबले सबसे कम एलपीजी कनेक्शंस हैं। अब सोचिए, वो व्यक्ति इतना डीपली काम करते हैं कि उज्ज्वला योजना लॉन्च करने की जगह उन्होंने देश के एक ऐसे जिले को चुना जहां पर आबादी के लिहाज से अनुपात में सबसे कम एलपीजी कनेक्शंस थे। ये कमिटमेंट है उनका, और ये गहराई है चीजों को सोचने का, और ये विजन है इतना लंबा। और ऐसा 2024 का चुनाव वाकई लड़ रहा है, 2047 के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आप सोचिए जरा। तो इसके सामने जो आदमी उसी स्कूल कैंपस में रह के, खा के, बना के, ओढ़ के, बिछा के, सो के पढ़ाई कर रहा है और पढ़ा रहा है, आप एसी गाड़ी में आके स्कूल में, और आपका टिफिन कोई और ढो रहा है, बस्ता कोई और ढो रहा है, और आप स्कूल पर आके एहसान कर रहे हैं, तो सिलेबस आपका तो बदलेगा ही साहब। इसीलिए विपक्ष का सिलेबस बदल चुका है, उसको हवा नहीं है। और तो और छोड़िए, अगर ये विपक्ष के बड़े वाले नेता लोग होते ना, आपने मुलायम सिंह का नाम लिया, लालू यादव अगर 1.5 टंगड़ी से चल पा रहे होते, दौड़ पा रहे होते,
तो उसको कहते हैं ना कि चिट दे के अपने बच्चे को पास कराना। इनकी भी बिसात नहीं थी कि ये नकल की पर्ची फेंकते, और पता चला कि ये तो साइंस वाले नकल की पर्ची फेंक रहे हैं, अंदर जो है सोशल साइंस का पर्चा आया पड़ा है बेटे के सामने। तो मामला ये है, कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उनके 10 साल के कामों के आधार वाली गारंटी, उनके चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहा है, उनका चेहरा ही काम से भरा हुआ है। और इसीलिए 4.5 साल वो किसी को नहीं देखते, केवल काम करते हैं। 6 महीना तो गजब की राजनीति करते हैं साहब। कांग्रेस को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही उलझा दिया, और मेरा दावा है कि राहुल गांधी ने अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ रहे होंगे। सर क्या कहते हैं, ये मस्त चुनाव हो रहा है कि 10 साल की सरकार जो है वो विपक्ष से सवाल पूछ रही है, विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है। जबकि होता उल्टा था, चुनाव के समय विपक्ष सरकार से सवाल पूछता था, सरकार जवाब देती थी नहीं देती थी, दैट्स अनदर मैटर। मैं आपसे एक बात में असहमत हूं, और अपनी असहमति दर्ज करते हुए मैं अपना इस वीडियो का समापन करूंगा। आपने कहा कि साइंस की पर्ची फेंकी, सोशल साइंस का एग्जाम हो रहा है। नहीं सर, ये उल्टा है। लालू एंड कोटरी एंड गैंग ने, सर देखिए, साइंस का बच्चा सोशल साइंस में कुछ लिख देगा, सोशल साइंस का बच्चा साइंस मैथ में कुछ नहीं लिख पाएगा। ठीक है, वो सोशल साइंस का, मैं किसी सब्जेक्ट का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि ये लोगों को सर साइंस और मैथ की हवा नहीं है कि वहां पे कौन सा विज्ञान चल रहा है। ये सोशल साइंस वाले थे कि 4 आदमी जोड़ेंगे, ये जाति जोड़ेंगे, वो जाति जोड़ेंगे, मजा ही आ जाएगा। और इनके लिए मैथ का मतलब इतना इतना ही मतलब था, यहाँ से इतना संख्या आ जाएगी, यहाँ से इतनी संख्या आ जाएगी, वी विल बी हैप्पी। पर ये सारा गठबंधन का जो मैथमेटिकल कैलकुलेट, बस जोड़ आता था सर, न घटाना आता है, न गुणा आता है, न भाग आता है, बस खाली इतना ही जोड़ना आता था इन लोगों को। पर अंदर चल रहा है विज्ञान, और वो मानस का विज्ञान है, भारतीय जनमानस का विज्ञान चल रहा है, जनमानस के मस्तिष्क पर, काम पर। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनमानस का है, जो कर्म को मानता है, कर्म देखता है, कर्म को शब्दों से ऊपर रखता है। ये हमारे भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और ये मोदी जी जानते हैं, ये विपक्ष वाले नहीं जानते हैं, ना जानना चाहते हैं। वो अभी भी शब्दों पर खेल रहे हैं, मैनिफेस्टो पे खेल रहे हैं, वादों पर खेल रहे हैं, कर्म पर उनका ध्यान नहीं है। जब तक कर्म नहीं करेंगे, भारतीय जनमानस उनको उठाएगा नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहें तो? बिल्कुल, बस एक ही चीज विपक्ष के लिए, आखिर जी। उनके लिए भी कुछ कह दें, प्रेम एक लव लेटर उनके लिए, 2 लाइन का बोलूंगा। 2 और 2 का जोड़, हमें मैनेजमेंट में जो पढ़ाया जाता था, वो मुझे याद है कि मैनेजमेंट की पहली क्लास में 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ पर होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। भारत के जनमानस को समझो कि उनको तरसाया है तुमने, नरेंद्र मोदी ने, वो तरस 10 साल के काम में खत्म किया। सर आपने गालिब चाचा का एक शेर पढ़ा था, उसी शेर की एक पहली लाइन थी, पहला जो मिसरा था कि, और वो विपक्ष पर सूट करेगा, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। ठीक है, तो अब उस सत्ता वाले यार से मिलन न होगा, यह तय है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।